हरे कृष्णा। आप सब यहाँ कितने बजे आए हैं मॉर्निंग में? इतना सुबह सुबह आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। किसने कहा शिक्षा प्राप्त करने के लिए? हाथ खड़ा करें। देखो, आप शिक्षित हो, शिक्षा प्राप्त करने नहीं आए हो, आप ऑलरेडी शिक्षा हो। हम जैसे 50 आदमियों को 2 सेकंड में ज्ञान दे दोगे ना? हम किसी और मकसद से यहाँ आए हैं। क्या है वो मकसद? कोई हाथ खड़ा करके बताएगा किस लिए यहाँ पर आते हैं हम डेली? तो कोई तो कारण होगा। क्या करने आते हैं? अब ये मत बोलना कि पढ़ने आते हैं, क्योंकि पढ़ना तो हमने तीसरी चौथी क्लास में सीख लिया था अच्छे से, हिंदी इंग्लिश आ गया था ना। तो अब इतने दिनों बाद तक हम लगातार यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं? नॉलेज। क्या नॉलेज मिलती है यहाँ पर आकर? हाँ जी, आप मुझे अपनी टेक्स्ट बुक में, किसी भी टेक्स्ट बुक में उठा के डिसिप्लिन के बारे में कुछ बताइए कि ये लिखा हुआ है। यानी वो अनऑफिशियल है। अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो घर से, परिवार से, समाज से, देश से, किताबों से, कहीं ना कहीं से हम ये डिसिप्लिन सीख लेंगे। तो डिसिप्लिन के लिए तो हम स्कूल नहीं आ रहे हैं। अगर हम डिसिप्लिन होंगे तभी स्कूल आएंगे ना। तो डिसिप्लिन सीखने के लिए नहीं आ रहे, हम डिसिप्लिन्ड है ना? आप किस लिए आ रहे हैं? दोस्तों से मिलने। वो तो अपने घर आसपास मोहल्लों में भी मिल सकते हैं। ये तो वो दोस्त है ना जो यहाँ आके बने हैं। अपने घर के आसपास भी एक सेट ऑफ फ्रेंड्स होगा, ट्यूशन के आसपास भी एक सेट ऑफ फ्रेंड्स होगा, मोमोज की दुकान के आसपास भी एक सेट ऑफ फ्रेंड्स होगा, संडे को क्रिकेट खेलने के लिए जहाँ जाते हैं वहां भी एक अलग से सेट ऑफ फ्रेंड्स होगा। तो फ्रेंडशिप के लिए नहीं आए। अब और बताइए किस लिए आए? पहले हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर रेगुलर आ किस लिए रहे हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे जो आ रहे हैं उसको कैसे ठीक से करें। एक फुटबॉल कौन कौन खेलता है? फुटबॉल की 2 वर्ल्ड फेमस क्रिकेट फुटबॉल की टीम का नाम बताओ। कौन कौन सी है? अर्जेंटीना और दूसरी फ्रांस। अर्जेंटीना और फ्रांस। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में एक मैच है। वर्ल्ड कप होता है इसमें, फीफा वर्ल्ड कप। वेरी गुड। वही मैच चल रहा है, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। फुटबॉल का मैच इतना पॉपुलर है कि अगर उसमें स्टेडियम में 2 लाख लोगों के बैठने की जगह है तो उतने ही 2 लाख लोग बाहर भी खड़े होते हैं। इतना पॉपुलर गेम है फुटबॉल, है ना? फुटबॉल का मैच चल रहा है, 2 लाख लोग अपनी दोनों टीम को चीयर कर रहे हैं। टीमें बहुत मेहनत से खेल रही हैं, लेकिन कोई भी नहीं जीत पाई। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने गोल पोस्ट लगाना ही भूल गए थे। स्टेडियम में 45 मिनट का गेम कोई भी नहीं जीत पा रहा है क्योंकि वहां पर गोल नहीं है। और हम यहाँ स्कूल में आकर के कुछ अचीव करना चाह रहे हैं और हमारा कोई गोल नहीं है। 45 मिनट के गेम के लिए गोल कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमारी 80 साल की, 90 साल की, 100 साल की उम्र के लिए गोल होना कितना इंपॉर्टेंट होगा, है या नहीं? देखिए, जब हम 10th क्लास तक होते हैं तो हमारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। 11th में आने के बाद हम अपने सब्जेक्ट चेंज करते हैं, है ना? तो वो किस बेसिस पे करते हैं? 10th में कितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे करते हैं, या अपने इंटरेस्ट किस चीज का? ये इंटरेस्ट ही तो मैं जानना चाहता हूँ, किस चीज में इंटरेस्ट है? देखो, हमें कुछ चीजें तो समझनी पड़ेंगी। अगर एक अंधेरे कमरे में और आंखों पे पट्टी बांध करके आपको छोड़ दिया जाए और एक छोटा सा दरवाजा है, आपको उससे बाहर निकलना है, तो कितनी देर लगेगी निकलने में? और वहीं अगर आपकी आंखों पे पट्टी नहीं है और कमरे में रोशनी है तो खिड़की से भी बाहर निकल जाएंगे, है ना?
तो हमारे यहाँ आने का उद्देश्य, तो छोटी मेरी बहन ने बोला इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या है हमारा यहाँ आने का, क्या इंटरेस्ट है? हम यहाँ आ रहे हैं कोई ऐसे थोड़ा ना आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सोच कर ही आ रहे होंगे, और कुछ ना कुछ घर से कह के बोला जा रहा होगा इसलिए जाओ स्कूल। किसी को डॉक्टर बनना होगा, इंजीनियर बनना होगा, आईएएस आईपीएस बनना होगा, पीछे बैठे वालों को लीडर बनना होगा। तो बहुत सारी चीजें, नहीं ऐसे ही लीडर बनते हैं जिसमें बोलने की ताकत हो, सबके मना करने के बाद भी जो आपस में डिस्कस करे, सबके अनुशासन को तोड़ करके जो आगे बढ़े, वही लीडर होता है। सारे लीडर को देख लो ना पार्लियामेंट में क्या करते हैं, यही सब तो करते हैं। तो बताइए हम क्या बनने के लिए यहाँ पर आए हैं? शायद वही हमारा इंटरेस्ट हो, शायद वही हमारा उद्देश्य हो। किसी ने कुछ डिसाइड किया कि मैंने 11th क्लास में ये सब्जेक्ट इसलिए लिए ताकि इनको पढ़ के ये वाली डिग्री, और फिर मैं लाइफ में ये वाला प्रोफेशनल कैरियर अपनाऊंगा। किसी ने सोचा अभी तक? हाँ बताएं। मैंने 11th में कॉमर्स इसलिए लिए ताकि मैं आगे सीए करूं। यानी आप सीए करना चाहते हैं इसलिए आपने कॉमर्स लिया है ना? ऐसे बताओ, आपने डिसाइड किया फिर चूज किया। और कोई? 40 के आसपास लोग बैठे होंगे। हाँ बताएं। मैंने साइंस इसलिए लिए बायो के साथ क्योंकि मेरे को यूपीएससी करनी है। यूपीएससी वही कर पाएगा जिसने बायो लिया है। नहीं, मैथ्स नहीं कर सकते। जिस- आर्ट्स भी कर सकते हैं, कॉमर्स भी है। तो फिर आपने बायो क्यों लिया? यूपीएससी की तो कुछ भी ले सकते थे आप। यानी आपने दो ऑप्शन रखे, अगर यूपीएससी नहीं हुई तो मैं एमबीबीएस करके डॉक्टर बन जाऊंगी या मेडिसिन में चली जाऊंगी, ऐसा सोचा आपने। अभी डिसाइड करोगे बात करके या पहले से डिसाइड किया हुआ है? देखिए, हम मान करके चलते हैं कि ये युग जो चल रहा है ना, कलयुग है। कलयुग के अंदर आदमी की उम्र कम होती जा रही है। जब तक हम बड़े होंगे, हो सकता है वो 100 साल ना रहे, 98 ईयर्स रहे, हो सकता है 90 ईयर्स एक एवरेज एज आ जाए। तो अभी अगर हम 15-16 साल के हो चुके हैं तो कितनी सी एज बाकी बची है ना? उसमें से भी स्कूल में हमारे कितने दिन बचे हैं? 12th करके निकल जाएंगे, 11th ऑलमोस्ट स्टार्ट है आपका, कुछ समय निकल भी गया है। तो अब हमारे पास स्कूल टाइम कितना बचा है? बहुत थोड़ा सा, है ना? उसमें भी हमारा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं? रात को हम सोते हैं तो आधा तो वैसे ही हो गया, उसके बाद हमें फ्रेंड से बात करनी है, खेलना है, रील्स देखनी है, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है हमारी लाइफ में। तो वो भी हमारा नॉन प्रोडक्टिव और डिस्टर्ब टाइम जो है वो निकल गया। तो हमारे पास अब प्रोडक्टिव टाइम कितना बचा है? बहुत कम। क्या हम सिर्फ लॉरेंस स्कूल की इस 11th क्लास के अंदर ही पढ़ रहे हैं? कहीं और कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है? पूरे भारत में हर स्कूल में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या इतनी कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे लिए कि हम सबको मिल सके? तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा। हमें अपने आप को सीरियसली देखना पड़ेगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ 5 साल बाद। 3 साल में कॉलेज के भी लगा लो, 2 साल ये लगा लो, 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, क्या मेरे दिल में है, क्या मेरे इंटरेस्ट है, किस तरफ मैं अच्छा काम कर पाता हूँ, कौन सी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, आकर्षित करती है, मेरा इंटरेस्ट जिसमें जनरेट होता है, कौन सी चीज़ है? जिसने अभी तक नहीं सोचा है वो अब घर जाके सोचना। हम यहाँ पर सीरियसली अपना कैरियर बिल्डअप करने के लिए आते हैं, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इतने सारे हमारे टीचर हमारे ऊपर फोकस्डली वर्किंग करते हैं। अपने टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगता है। आपको अगर 1 महीने का टाइम और 10,000 रुपये दे के मार्केट में भेजा जाए पैसे बढ़ा करके आओ, तो आप 1, 2 या 3,000 रुपया लेकर वापस आएंगे। 10,000 लेकर के गए थे, 1-2 हज़ार लेकर आएंगे, बाकी सब खर्च हो गए। पैसा कमाना इतना इम्पॉसिबल जैसा है, उसमें भी आपके पेरेंट्स लाखों रुपया आपके ऊपर खर्च करते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए।
हमने अपने जीवन में 11th क्लास में आने के बाद भी अभी तक ये नहीं सोचा है कि इन सबको रीपे कैसे करेंगे। 11th क्लास में बच्चे बहुत मैच्योर हो जाते हैं, उन्हें मालूम होता है मैं जो कर रहा हूँ इसका मेरी लाइफ के ऊपर क्या असर होगा। आज मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, 80% से नीचे हूँ, 90% से नीचे हूँ, कहाँ पर खड़ा हूँ, यानी मैं अपने टेक्स्ट बुक में कितना फोकस होकर स्टडी कर पाता हूँ, क्या मैं स्टडी कर भी पाता हूँ, क्या जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो क्या मैं सचमुच पढ़ रहा होता हूँ, मेरा मन इधर उधर नहीं भाग रहा होता। जैसे अभी यहाँ क्लास में बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ये अंकल कब जाएंगे, सोच रहे ना, देखो मेरे अंदर शक्ति है, मन पढ़ लेता हूँ मैं, कई बच्चों को पढ़ लिया है मैंने। हम यहाँ बैठे हैं, मन कहीं और है। आज मैं ट्यूशन में जाऊंगा, आज मैं फ्राइड मोमोज खाऊंगा, ये वाला गेम खेलूंगा। आपके शरीर यहाँ पर बैठे हैं, आंखें मेरी तरफ देख रही हैं, लेकिन मन ना मुझ में है ना मेरी बातों में है, और आपका मन आपके अंदर भी नहीं है, जाने कहाँ घूम रहा है। और ये स्थिति आपकी नहीं है, ये मत समझो आपको यूनिक हो जिसके अंदर ये मतलब प्रतिभा है कि बैठते कहीं और सोचते कहीं के बारे में। सब ऐसे ही कर रहे हैं। आप और हम तो छोड़िए, ये गीता किस किसने पढ़ी है या देखी है या सुना है इसके बारे में, बहुत कुछ। इसमें एक कैरेक्टर है अर्जुन, है ना। अर्जुन जब युद्ध के लिए जब गया है तो वो जो एक ट्रेंड फाइटर है, द्रोणाचार्य जी ने उसको ट्रेंड किया है, और उस समय वो सबसे सुपर्ब फाइटर है। जब वो लड़ने के लिए जाता है, यानी वही काम करने के लिए जाता है जिसके लिए उसने सारी उम्र ट्रेनिंग ली है, जैसे आप लोग ले रहे हैं। और जब वो काम करने के लिए जाता है, यानी एग्जाम देने जाता है, तो क्या करता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना, डर जाता है। और जब भगवान कृष्ण उसे समझाते हैं तो वो भी यही कहता है, उसकी भी स्थिति यही है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, लगता ही नहीं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवर्धनम तस्याहम निग्रहे मनवे वायु रिव सदुष्कृतम। कुछ समझ नहीं आया होगा, है ना। चंचलम ही मनः कृष्ण, ये तो समझ आ गया, है ना। मन चंचल है, कृष्ण समझ आ गया। प्रमादी बल व दृढ़म, मेरा जो बल है उससे भी बहुत ज्यादा ये बलवान है। तस्याहम निग्रहे मनवे, इसलिए इस मन को निग्रह करना, कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। हमारी भी ये स्थिति है ना। आप कितना ही कोशिश करो यहां फोकस करने के लिए, नहीं कर पाओ। हम वही कर पाते हैं जिसकी हमें प्रैक्टिस होती है। हमें प्रैक्टिस है कि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो लगता है मैथ का कर लूं पहले, जब खेलने जाते हैं तो लगता है पढ़ाई कर लूं, और जब पढ़ रहे होते हैं तो लगता है अरे सभी तो खेल रहे हैं, मैं अकेला बैठा पढ़ रहा हूं, मैं भी जाके खेल लूं। तो हम जहां पर हैं उस समय वहां पर फोकस नहीं कर पाते। तो जब अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, तो कृष्ण क्या कहते हैं, असंशय महाबाहो। महाबाहो मतलब मजबूत भुजाओं वाले अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन का निग्रह करना बहुत ही कठिन है। पर आंसर क्या देते हैं, टेक्निक क्या बताते हैं, कोई बता सकता है? किसी को अंदाजा है? थोड़ा आइडिया दो, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। खुद कंट्रोल करने की कोशिश करो, फिर देखो क्या निकल के आता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, कुंती का पुत्र अर्जुन, अभ्यास करो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। वैराग्य, वैराग्य मतलब उसके फल से अपने को अलग करना। वैराग्य च गृह्यते, वैराग्य से इसे ग्रहण कर सकते हो। कैसे वैराग्य कैसे करें और अभ्यास कैसे करें? बॉडी से प्रैक्टिस करेंगे और मन से उसके फल के साथ अटैच नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। ये पॉसिबल है? मैं ऑफिस में काम करने के लिए जाऊं और मुझे सैलरी ना मिले, मैं शरीर से तो आ रहा हूं, पर उससे जो मिलने वाला फल है उससे मैंने अपने आप को अलग कर लिया। क्या ये पॉसिबल है?
अगले दिन ही कोई नहीं जाएगा। पहले दिन भी अगर डिक्लेयर हो गया तो पहले दिन ही नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है मन लगा करके पढ़ो, पूरे जागरूकता से एग्जाम दो, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे सर्दियों में ठंड और गर्मियों में गर्मी को करते हैं ना हम। शहर दिल्ली का टेम्परेचर कभी 4 डिग्री होता है और कभी 40 डिग्री होता है। हम 4 में भी हैं और 40 में भी हैं और ठीक से रहते हैं, है ना। इसी प्रकार मेरे रिजल्ट कितना आया है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे किससे लेना देना है? क्या मैंने अपनी एफर्ट सिंसियरली की है। रिजल्ट हमें खुद पता होता है। पता होता है कि नहीं पता होता? जब हम एग्जामिनेशन रूम में घुसते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बता देता है कि हमारे क्या रिजल्ट आने वाला है। जब एक क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है तो हमारा मन हमें बता देता है कि क्या होने वाला है। और जब एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकलते हैं तो हम एग्जैक्ट उस जगह खड़े होते हैं जहां हम ये बता सकते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आने वाले हैं। ये बात दूसरी है कि जिन लोगों का पैसा लगा है, जिन टीचर्स की मेहनत लगी है, उनको हम थोड़ी देर के लिए खुश कर देते हैं, बहुत अच्छा हुआ। माँ बाप को कहते हैं बहुत बढ़िया है, कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन दुखी हो लेना, तब तक तो खुश रहो, है ना। पर हमें मालूम है, हमें किस चीज की कमी है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टेक्निक्स बहुत अच्छी है, बुक्स बहुत अच्छी है, हमारे पास पूरा टाइम है, किसी को जॉब पे नहीं जाना, सबको घर में रह के सिर्फ एक ही काम करना है, पढ़ाई। फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा? और कौन है जो हमें करने से रोक रहा है? कोई तो होगा। माँ बाप भी कहते हैं पढ़, टीचर कहते हैं पढ़ और पढ़ाते हैं साथ में। माँ बाप ने बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की हुई है हमें पढ़ाने के लिए। फिर कौन है ये हिडन पावर्स जो हमें रोकती है पढ़ने से? हम क्यों 60, 70, 80% के ऊपर खेलते रहते हैं? इसी का पता लगाना, ये कौन चोर हमारी जिंदगी में घात लगाकर बैठा हुआ है। आपको ये बात जानकर के आश्चर्य होगा कि वो हम खुद हैं। हम सारी दुनिया को वो नहीं बदल सकते, सिर्फ एक को बदल सकते हैं और वो है हम खुद। क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है। कितने लोगों को विश्वास है कि मैं 90+ लेकर आऊंगा? हाथ खड़ा करें। एक सर्कस है, सर्कस हम सभी ने ऑलमोस्ट देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, नॉलेज है सबको। एक तार बंधी होती है ऊपर, उस तार के ऊपर एक आदमी इधर से उधर जाता है। फिर वो कभी एक बड़ी सी लकड़ी ले लेगा, उससे जाएगा। फिर कभी साइकिल ले लेगा, उससे जाएगा। फिर साइकिल पे किसी को बिठा लेगा, उससे जाएगा। वो 10 बार उसको पार कर देगा, है ना। हम बहुत तालियां बजाते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत बढ़िया। और हमें पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर 11वीं बार भी गया तो तब ये सक्सेसफुल इसको पार कर जाएगा। और जब वो हमें कहता है कि साइकिल के पीछे बैठो, तो हम में से कितने लोग उसके पीछे बैठने के लिए तैयार हो गए? हमें मालूम है 10 बार वो कर चुका है। कौन कौन 11वीं बार बैठने के लिए तैयार होगा? क्या हम में से कोई तैयार होगा? हम ये जानते हैं कि वो सक्सेस हो जाएगा, हमारी श्रद्धा है उसमें, पर हमारा विश्वास नहीं है। हमें मालूम है कि हम अगर लगातार पढ़े तो हम पास हो जाएंगे, हमारी श्रद्धा पूरी है, पर मैं पास हो जाऊंगा, 90% ले आऊंगा, इसमें मेरा विश्वास नहीं है। या है विश्वास? नहीं। जिनको है वो ला चुके हैं, पास्ट में भी और लाएंगे फ्यूचर में भी। हमारा विश्वास तभी पैदा होगा जब हमारा उद्देश्य निर्धारित होगा, क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। 11th क्लास के लॉरेंस पब्लिक स्कूल के बच्चे आज 3 जुलाई को सुबह 9:30 बजे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने
पढ़ करके बनना क्या है, तो ये बड़े अनक्लियर एक बात है। अब हम क्या करेंगे, घर जाएंगे, आज घर जा करके सीरियसली अपने बारे में लिखेंगे। मुझे क्या पसंद है, बंद कमरा करके, कोई ना देखे, और बिल्कुल ब्लैंक बुक लेकर के, और उसे छुपा देना बाद में। स्पष्ट रूप से हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि आखिर मैं क्या करने के लिए आया हूं, और मैं रोज करता क्या हूं, और करना क्या चाहता हूं, और मुझे क्या करना चाहिए। ये मैं सोचना मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे अगर मैंने लिखा कि मैं प्लम्बर बनूंगा। कभी मत सोचना मैं वो कार मैकेनिक बनूंगा जो सबसे अच्छी कार सबसे कम समय में सबसे लो कॉस्ट पे तैयार करता होगा। कभी ये मत सोचना कि मैं सिर्फ आईएएस आईपीएस बनूंगा, क्योंकि हम सब नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट बहुत डाइवर्सिफाइड है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, और हम उसी चंचल मन के साथ, उसी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स के साथ क्या बनेंगे वो हमें पता है। हमारा इंटरेस्ट कहाँ है वो हमें पता है, पर हम लोगों से छुपाते हैं। हमें लगता है व्हाइट कॉलर जॉब बताऊंगा तो मेरी ज्यादा प्रशंसा होगी, लोग मुझे ज्यादा अच्छा समझेंगे अगर मैं पुलिस में गया, आईपीएस बना। मैं सिपाही भी बन सकता हूं, लेकिन अगर मैं भ्रष्टाचारी आईपीएस हूं और एक ईमानदार पुलिस वाला हूं, तो आप दोनों में से किसको लाइक करेंगे? कैरेक्टर बिल्डिंग, मैं जो भी काम कर रहा हूं उसके अंदर मेरा कैरेक्टर क्या है, क्या मैं क्लियर हूं अपने काम के लिए, ट्रांसपेरेंसी है मेरी वर्किंग में, या मैं हर जगह हाइड एंड सीक खेलता रहता हूं। देखिए, आप 99% मार्क्स लेकर के आए हैं 12th क्लास में। रिजल्ट आउट होने के बाद 3 घंटे बाद एक गाड़ी आपके घर आती है, आपके टेबल पे 5 लाख रुपया रखती है, और ये कहती है आपको बस इतना बोलना है मीडिया को कि आप हमारे ट्यूशन सेंटर से पढ़े हैं। कितने लोग ले लेंगे वो पैसे? ऑलमोस्ट सभी ले लेंगे, है ना? कौन मना करेगा? एक दो बच्चे एक्सेप्शन होते हैं सब जगह, ज्यादातर बच्चे ले लेंगे, और उन्हें मालूम ही नहीं है कि जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले ही भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा कैरियर, हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुआ। हमें वो गलत लगता ही नहीं है, लगता है इतना पैसा खर्च हुआ है, मैंने अपनी मेहनत से किया है, बस जरा सा बोलना ही तो है। अच्छा है, ज्यादा लोग मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए इस ट्यूशन सेंटर से, है ना? क्योंकि हमारा ब्रेन ट्रेंड है ज्यादा पैसा कमाओ। कैसे कमाओगे से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा पैसा कमाओ। हमें बचपन से क्या सिखाया है? पढ़ेगा, लिखेगा, खेलेगा, कूदेगा, सचिन तेंदुलकर खेल कूद करके, है ना? तो जो जो हमें कहा गया है वो काफी जगह लगता है गलत पढ़ा दिया हमें। श्रद्धा और विश्वास, जब विश्वास हमारे अंदर आएगा तो फिर उसके साथ साथ एक और चीज आएगी, कॉन्फिडेंस। क्या होता है कॉन्फिडेंस? देखो, मैंने एक शब्द को हिंदी में कहा, उसी को मैंने इंग्लिश में कहा। आपको हिंदी वाला समझ नहीं आया, इंग्लिश वाला समझ आ गया, इंग्लिश वाले पे आप रेस्पॉन्ड देने लगे। हमारे ब्रेन को इसी तरीके से उलझा करके रखा गया है। हम अपनी लाइफ को स्पष्ट रूप से मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्या करना है, कोई हमें कभी क्लियर होने ही नहीं देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि कुछ लोग सारी उम्र के लिए हमसे अपनी सुविधा के लिए काम लेना चाहते हैं। अपने टारगेट लिखिए। नंबर 1, विश्वास वही वाला लाइए कि 11वीं बार में मैं उसकी साइकिल पर बैठ पाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है 10 बार उसने उसको पूरी तरीके से
क्लियर किया। हमें लगता है कि कोई हमें मोटिवेट करे, कोई प्रेरणा दे, तो हम जो कर रहे हैं उससे अच्छा कर सकते हैं। कितनों को ऐसा लगता है कि कोई हमें प्रेरणा दे तो आज जो हम कर रहे हैं उससे अच्छा कर सकते हैं? किस किस को ऐसा लगता है? यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें प्रेरणा की आवश्यकता है कि हमें कोई प्रेरित करे। जिस तरीके से अर्जुन को कृष्ण प्रेरित करते हैं, लड़। कहीं ये मत समझ लेना कि गीता का अर्थ है लड़ना। पूरी गीता पढ़ लेंगे तो उसके बाद का रिजल्ट निकलेगा कि लड़ो, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए बोला है, लड़ने के लिए तो बोला है। जब अर्जुन नहीं लड़ रहा है तो कृष्ण उसे क्या बोल रहे हैं? पूरी गीता सुना के चल लड़, और फिर वो लड़ रहा है। क्या बता रहा था मैं? मुझे पता था, मैं बता रहा था टारगेट लिखने के बारे में, और मैं बता रहा था कॉन्फिडेंस के बारे में, और मैं बता रहा था लाइफ की क्लैरिटी के बारे में। लेकिन हमने क्या चीज कैच की? क्या चीज कैच की? लड़ना। क्योंकि हमारे दिमाग को ऐसे ही ट्रेन किया है, और बाय डिफॉल्ट हम सिर्फ नेगेटिव थॉट बनाने की एक मशीन है। बच्चा कहीं बाहर से लेट हो जाता है तो माँ के दिमाग में ये नहीं आता कि किसी दोस्त के पास बैठा होगा। क्या आता है? अरे कुछ किसके साथ गलत तो नहीं हो गया? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ नेगेटिव थॉट्स बनाने की एक मशीन है, और वही हम सबके साथ है। अगर हम इसे पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव जगह नहीं लगाएंगे तो ये नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव जगह लगेगा। इसका मतलब जो भी हम कर रहे हैं हमें वो फोकस के साथ करना पड़ेगा। फोकस कैसे होगा? फोकस की क्या वैल्यू है? मैं एक मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते टीवी भी देख लेता हूँ, वीडियो गेम खेलते खेलते होमवर्क भी कर लेता हूँ। फोकस की क्या जरूरत है? देखिए, एक लेंस होता है ना, उसको हम बाहर धूप में ले जाके जब हाथ के ऊपर रखते हैं तो थोड़ी देर में जलने लगता है। कागज के ऊपर रखते हैं तो कागज जल जाता है। अगर हम उस लेंस को हिलाते रहेंगे तो क्या वो कागज कभी जलेगा? स्टिल रखेंगे तब जलेगा। यानी हम उसको फोकस रखेंगे तो रिजल्ट निकलेगा, देर तक रखेंगे तो डीप रिजल्ट निकलेगा, अंदर तक की लेयर भी जल जाएगी, है ना? तो हमें फोकस होना है। क्या होना है? कैसे पॉसिबल होगा? चंचल मन को रोककर। और चंचल मन कैसे रुकेगा? क्या बोला है कृष्ण ने? अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्य चे गृह्यते, है ना? कोई भी चीज बड़ी से छोटी नहीं होती है, छोटी से बड़ी होती है। जो बच्चे जिम जाते हैं, पतले होते हैं, जिम जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो तगड़े होते हैं, मसल्स बिल्डअप होती है। व्यापारी होता है, छोटी सी पूंजी होती है या नहीं भी होती है, वहां से बिजनेस करना शुरू करता है और करोड़ों रुपए का एम्पायर खड़ा करता है। कुछ ना होने के बाद अपनी मेहनत से तरह तरह की टेक्निक्स लगा के, अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो एक से अनेक क्रिएट करता है ना? कोहरा देखा है? सर्दियों में कोहरा होता है, चारों तरफ दिखता नहीं है कुछ भी, और हम चलना शुरू करते हैं तो 2 कदम चलते हैं तो आगे के 2 कदम दिखते हैं। हम इंतजार तो नहीं करते कि पूरी सड़क पहले क्लियर हो जाए, देख लूंगा तब निकलूंगा। हम कोहरे में जैसे चलते हैं, हम जिम में जैसे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, हम जीरो से जैसे करोड़ों रुपए का व्यापार खड़ा करते हैं, ऐसे ही हम अपने एक थॉट से अपनी पूरी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी पेड़ का एक बीज है तो हम उससे पूरा जंगल बना सकते हैं। एक बीज से एक पेड़, पेड़ से अनेकों बीज, उन अनेकों बीज से अनेकों। अगर हमारे पास एक भी
थॉट अपनी लाइफ के लिए है तो हम अपनी लाइफ को बहुत बड़ा कर सकते हैं। और जब हम बहुत बड़ा करते हैं तो पूरी प्रकृति हमारे लिए काम करती है। जब भी हम अपने थॉट को नेचर में सीड करते हैं, पूरी नेचर उस थॉट को कंप्लीट करने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे समझाना प्लीज कि कैसे नेचर, जब हमारे टीचर नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स नहीं कर पा रहे, नेचर कैसे कर देगी? कैसे हमें पढ़ाई में प्रोडक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड बना पाएगी? चलो एक छोटी सी कथा से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल ना कई बार लाइफ में बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं, है ना? एक चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया होती ही छोटी सी है, एक समुद्र के किनारे रहती है। समुद्र बहुत बड़ा होता है। कितनों ने देखा है समुद्र? वेरी गुड। उसमें लहरें आती हैं, किनारे की साइड आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। चिड़िया ने समुद्र के किनारे एक छोटा सा घोंसला बना के अंडे दिए। समुद्र की नेचर है, उसमें रेगुलर लहरें आती हैं, रेगुलर जाती हैं। एक लहर आई, चिड़िया का घोंसला अंदर चला गया। चिड़िया वापस आई, चिड़िया ने देखा घोंसला नहीं है। उसने आसपास ढूंढा, उसे दिखा समुद्र के अंदर मेरा घोंसला है, मेरे अंडे समुद्र के अंदर है। उसने समुद्र से अंडे वापस मांगे। समुद्र ने मना किया कि मेरा नेचर है। अब ये गए। चिड़िया ने कहा मैं वापस लेकर रहूंगी। चिड़िया ने फैसला किया मैं इस पूरे समुद्र को सुखा करके अपने अंडे वापस लेकर जाऊंगा। चिड़िया ने चौंच से पानी भरा, बाहर जाके फेंका, चौंच से पानी भरा, बाहर जाके फेंका। चिड़िया लगातार ये काम करती रही। छोटी सी चिड़िया, इतना बड़ा समुद्र और छोटी सी उसकी चौंच, और वो लगी हुई है इस काम को करने के लिए। ये उसका टारगेट है, समुद्र को सुखाकर अपने अंडे वापस लेना। और उसने काम शुरू कर दिया। उसने किसी प्रेरणा का इंतजार नहीं किया। जब हम काम करना शुरू करते हैं, प्रेरणा अपने आप आती रहती है। किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। जिस दिन आप काम करना शुरू करेंगे वही शुभ मुहूर्त होगा। जब चिड़िया ने ये काम करना शुरू किया, जंगल की और चिड़ियाओं ने देखा, उन्होंने कहा हो तो कुछ नहीं पाएगा, पर इसका मन रखने के लिए चलो हम भी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। थोड़ी सी चिड़ियाओं ने उसकी हेल्प करनी शुरू की। कुछ और चिड़ियाओं को पता लगा सहानुभूति दिखाने के लिए, सहयोग का प्रदर्शन करने के लिए, ये जानते हुए कि इम्पॉसिबल है, सहयोग का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने भी, चिड़िया ने भी चौंच से पानी समुद्र का बाहर फेंकना शुरू किया। इम्पॉसिबल है। पक्षियों के राजा हैं गरुड़, विष्णु भगवान के वाहन हैं। विष्णु भगवान को कहीं आना जाना होता है, गरुड़ पर चलते हैं। पक्षियों का राजा होने के नाते जब ये बात सारे जंगल में फैली और राजा तक बात गई, तो गरुड़ भी आ गए। वो भी समुद्र से पानी बाहर फेंकने लगे कि मेरी प्रजा जो काम कर रही है, हो तो ये पाएगा नहीं, लेकिन राजा हूं ना, अपनी प्रजा के सुख और दुख में मुझे इनके साथ रहना है। उन्होंने भी ये करना का प्रयास किया। अच्छा, विष्णु जी को इन बिटवीन कहीं जाना पड़ा। उन्होंने कहा गरुड़ को बुलाइए। गरुड़ तो है नहीं। गरुड़ कहाँ है? वो तो अपने किसी प्रजा की सहायता के लिए नीचे गए हुए हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा उन्हें बुलाइए। तो गरुड़ जी के पास संदेश आया। तो गरुड़ ने कहा महाराज ठहर जाइए, मैं पहले अपनी इस चिड़िया का सहयोग देने के लिए, अपनी जनता की सहायता करने के लिए यहाँ पर हूँ। जब मैं ये कर लूंगा तब मैं आपके पास आऊंगा। विष्णु जी को कहीं जल्दी जाना था। विष्णु जी खुद आ गए। कहाँ पर? उस समुद्र के किनारे जहाँ छोटी सी चिड़िया समुद्र को सुखाकर अपने अंडे लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने गरुड़ को कहा चलो। तो गरुड़ ने कहा जी पहले मैं समुद्र सुखा के चिड़िया के अंडे वापस दिला दूं, फिर चलूंगा। भगवान विष्णु जल्दी में थे। भगवान विष्णु समुद्र के पास आकर खड़े हुए कि मैं तुझे सुखाऊंगा, नहीं तो इसके अंडे वापस कर। हो गया। समुद्र ने तुरंत अंडे वापस किए। छोटी सी चिड़िया अंडे अपनी संकल्प शक्ति और काम करने से उसे मिले। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है?
पॉसिबल है? अगर हम किसी काम को करना शुरू करते हैं, पूरी सृष्टि मिल करके ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि हम उस काम को सक्सेसफुल कर सकें, वो काम पूरा हो। अगर मैं 90 प्लस के कैटेगरी में आना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? चिड़िया से तो बड़े हैं हम, और ये टारगेट समुद्र को सुखाने जितना भी नहीं है। तो क्या हम ये अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कितने लोगों को लगता है कि कर पाएंगे? चलिए, कुछ लोगों को अपने आप को देखने और जानने का ये मौका मिला। हमने इस घंटे का बहुत अच्छे से उपयोग किया। कम से कम आधी क्लास समझ गई कि उन्हें क्या करना है, वो कौन है, यहाँ किस लिए आते हैं और पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो मुझे लगता है कि हमारा सेमिनार तो सक्सेसफुल हो गया। आप सब आप तालियां बजा सकते हैं, लोगों को बजाना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि मैंने क्लास में तो सोच लिया, अभी तो मैं सुनते सुनते इंस्पायर हो गया चिड़िया से, और मैंने डिसाइड भी कर लिया कि ये करूंगा। अब तो देखना तेरा भाई क्या करके दिखाएगा, है ना? लेकिन बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? फिर मोबाइल्स की रील्स, फ्राइड मोमोज, वही दोस्त, क्रिकेट, साइकिल की रेस, और 4 लोग इकट्ठे हुए 5वें की बुराई। ये कॉमन है हमारे अंदर। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवद्र। और कृष्ण क्या कह रहे हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय। तो हमने प्रैक्टिस की कहां? प्रैक्टिस हमने डेली लाइफ में करनी है। कृष्ण ने आज से लगभग 5-5.5 हजार साल पहले बोला है, कोई बहुत करोड़ों साल पहले नहीं बोला है। और वो यूनिवर्सल सेंटेंसेस, वो यूनिवर्सल ज्ञान हमें दिया है कि अगर हम इस भगवत गीता को पढ़ते हैं तो जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं और अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ रहे हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, उनको बहुत टफ लगती है, उससे भी टफ है ये। इसको पढ़ना, इसको समझना, इसकी नॉलेज को अपने जीवन में उतार पाना हजारों में से कोई एक बच्चा कर सकता है। पर पॉसिबिलिटी है, हो सकता है उस 1000 में से एक बच्चा वो मैं ही हूं, आप में से कोई भी हो सकता है ना? क्योंकि हमने अभी गीता को पढ़ा नहीं, उसके नॉलेज को लिया नहीं, सिर्फ एक ही सेंटेंस लिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये च गृह्यते, है ना? उसमें एक और है, समत्व भाव उच्यते। फेल और पास, हर स्थिति में सम भाव में रहना। सुख मुझे खुश नहीं करेगा और दुख मुझे परेशान नहीं करेगा। उस सम स्थिति में रहना, तब शायद हम अच्छा परफॉर्म कर पाए, है ना? वरना स्टेज पे बोले, 4 तालियां बजी और हमारे कॉलर खड़े, किसी ने बोल दिया क्या लगता है तू तो बकवास, बस डिप्रेस्ड। कभी भी किसी की भी बातों में आकर के अपने को जज नहीं करना। समत्त भाव उच्यते, हमेशा याद रखना, सम रहना ही योग है। ना दुख से दुखी, ना सुख से सुखी। ना किसी ने ताली बजाई कॉलर ऊंचे, ना किसी ने कुछ बोला तो डिप्रेस हुए। जब उस स्थिति में रहेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ होगा? अपनी वर्किंग के ऊपर होगा, अपने एटीट्यूड के ऊपर होगा, जो कि हमेशा पॉजिटिव है। इस दुनिया के अंदर अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता? अंधेरा। अगर हम स्कूल नहीं आए होते तो नहीं पढ़ पाते, है ना? ये स्कूल, यहाँ के टीचर हमारे सूरज हैं, ये हमारी जिंदगी को प्रकाशित कर रहे हैं। बुक्स तो सिर्फ सहारा है, जैसे किरण, तो हमारे टीचर हमारे सूरज हैं। अगर ये नहीं होते तो हमारी लाइफ में अंधेरा होता। जैसे कितने लोगों ने भगवान को देखा है?
किसी ने देखा है? सिर्फ सुना है भगवान के बारे में। भगवान के बारे में सिर्फ सुनने से हमारे दिल में कितनी श्रद्धा है उनके लिए, है ना? और टीचर्स जो वही भगवान का काम हमारे लिए कर रहे हैं, वो तो साक्षात हमारे सामने है। कोई बच्चा है यहाँ पर जिसने साल में कम से कम 4 बार अपने टीचर्स के पांव छुए हो, आशीर्वाद लिया हो? साल में 4 बार बोल रहा हूँ, दिन में 1 बार नहीं बोल रहा हूँ। वेरी गुड। 2-3 बच्चे हैं, इनके लिए तालियां बजाइए। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, साल में 4 बार, जिनको अच्छे रिजल्ट चाहिए वो डेली दिन में 1 बार। डॉक्टर कहता है ना, ये वाली गोली खाओ दिन में 3 बार 5 दिन तक लगातार, है ना? और जितने दिन ये गोली खाओगे उतने दिन ये खाना मत खाना, ठीक से सोना, इन चीजों का परहेज रखना। हमने गोली खाना शुरू ही नहीं किया। हम क्या सोच रहे हैं? शॉर्टकट, किताब पढ़ लूंगा, अच्छे से रट्टा मार लूंगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। साधन, ये पढ़ना जो है ना, साधना करना है। साधना से कभी रिजल्ट नहीं आता, ब्लेसिंग से रिजल्ट आता है। साधना करेंगे और प्लस ब्लेसिंग होगी। दवाई लेंगे और उसके साथ परहेज करेंगे तो हम बहुत जल्दी से ठीक होंगे। अपने गुरु वर्ग के जितने भी हमारे गुरु हैं जो हमें पढ़ाते हैं, कम से कम दिन में 1 बार उनके पांव छूना। अगर कोई छोटा बच्चा आपके आकर के पांव छुएगा तो क्या आप उसको आशीर्वाद देंगे या उसको डांटेंगे? आशीर्वाद देंगे। जब भी कोई किसी के पांव छू करके प्रणाम करता है तो जिसके पांव छू गए हैं उसके दिल से आशीर्वाद निकलता है। इसी तरीके से हमारी छोटी छोटी सुकृतियां इकट्ठी होती हैं जो एक दिन सफलता की सारी बाधाओं को हटा करके हमें सफल बनाती हैं। सफलता कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, सफलता एक रास्ता है। जैसे जैसे आप सफल होते जाएंगे वैसे वैसे आपके अगले नए आयाम यानी कि और नए टारगेट्स अपडेट होते रहेंगे। कभी भी हम एक जगह जाके रुक नहीं सकते, वरना आज मुकेश अंबानी को पैसों की कोई कमी नहीं है। आज भी सारी फैक्ट्रियां और सारे अपना बिजनेस बंद कर दे तो अगली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। तो क्या बंद कर दिया? आज भी बहुत सारे मीटिंग्स चल रही होंगी कि नया कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करना है, चल रही होंगी ना। हमेशा ऐसे ही टारगेट अपने आप अपडेट्स होते रहते हैं। मैं 90% पर नहीं रुकूंगा, उसके साथ में गेम्स भी अपने खेलूंगा, कल्चरल प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करूंगा। हम सिर्फ किताबी कीड़े नहीं है। किताब हमें इस टेक्स्ट बुक की नॉलेज देगी, जीवन की नॉलेज तो जीवन से ही मिलेगी ना। साथ में काम करना कैसे आएगा? टीम बिल्ड करना कैसे आएगा? गेम्स के साथ। इसीलिए तो स्कूल में गेम्स रखे हैं। अगर मैं फिजिकली फिट नहीं हुआ तो मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, हमें पहले ही पढ़ाया गया है, बताया है ना, जानते हैं ना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है ना। अगर हम हेल्दी नहीं होंगे, अगर खेलना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्या आपके स्कूल में वो खेलने देते? कभी नहीं देते। कल्चरल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, गाना, डांस करना, आर्ट अगर हमारे पास नहीं होती तो हम इतने सिविलाइज्ड नहीं होते, है ना। हम पेंटिंग क्यों बनाते हैं? क्या सीखना चाहते हैं? सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो फोकस, अपनी इमेजिनेशन को बाहर प्रकट करना। मेरे दिल में क्या नई स्कीम आई है, मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, कैसे बताऊंगा। मुझे लोगों के साथ टीम बना करके काम करना है, लेकिन मुझे लोगों के साथ टीम बनाने के एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी मैंने थिएटर नहीं किया, कभी किसी कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया, मेरे को कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मैंने ये सब किया है, सभी के मोहल्ले में आसपास में कोई ना कोई मंदिर होगा, जन्माष्टमी मनाई जाती है, जन्माष्टमी पे सारे लोग वहाँ इकट्ठा होकर के काम करते हैं, कोई किसी को बताता नहीं है, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तुम्हारी ये ड्यूटी है। सब खुद इंस्पायर होते हैं, खड़े होते हैं। कोई रस्सी की झंडियाँ बना करके लगा रहा है, कोई लड़ियाँ लगा रहा है, कोई प्रसाद के लिए बर्तन साफ कर रहा है, कोई प्रसाद काट रहा है, सब अपने आप कर रहे हैं। प्रसाद बंटने का टाइम होता है, सब अपने आप बांटने आ जाते हैं, या पहले से नाम अनाउंस होता है कि ये 4 लोग प्रसाद बांटेंगे। क्योंकि हमें आदत है मिलकर के काम करने की, क्योंकि हमने सीखा है। स्कूल के हर गेम में पार्टिसिपेट करो। मुझे मालूम है इतनी देर बैठने में आपको परेशानी हो रही होगी, पर सुन लो थोड़ी सी देर और। बोलूं?
मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, वो मुझे लग रहा है कि आपको समझ भी आएगा और आप उसमें से जो बात मैं कहना चाहता हूं ना उसे पकड़ भी पाएंगे। एक जूते बनाने वाली कंपनी है, वो जूते बनाने वाली कंपनी 2 सेल्समैन हायर करती है ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन के लिए, कि जनकपुरी में तो हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, चलो नोएडा में शुरू करते हैं। तो 2 सेल्समैन रखती है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप हमारे लिए बिजनेस लाए तो हम आपको रखेंगे, अगर नहीं लाए तो वहीं से वापस लौट जाना, नोएडा से वापस जनकपुरी आने की जरूरत नहीं है। ठीक। कंपनी ने पहले सेल्समैन को एक टापू पर भेजा, पानी के जहाज से टापू पर पहुंचा। जैसे ही वो टापू पर नीचे उतरा, उसने देखा यहाँ तो कोई जूते ही नहीं पहनता है, जहाँ कोई जूते ही नहीं पहनता, मेरे जूते क्या बिकेंगे। वो उसी जहाज से वापस आ गया। फिर कंपनी ने दूसरे सेल्समैन को भेजा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने भी वही देखा, यहाँ तो कोई जूते ही नहीं पहनता। उसने अपने ऑफिस में फोन लगाया, सर ट्रक पूरा पानी का जहाज भर करके जूते भेजिए, यहाँ तो किसी के पास जूते नहीं, हमें बहुत जूते बेचने का मौका मिलेगा। एक ही सिचुएशन, 2 डिफरेंट माइंडसेट, नेगेटिव और पॉजिटिव। हम स्थिति को कैसे सोचते हैं, ग्लास आधा खाली है या आधा पानी से भरा है ना। हम अपनी लाइफ को कैसे सोचते हैं, मैं ये कर पाऊंगा या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एक छोटी सी चिड़िया से तो बड़ा हूं मैं, है ना। और कोई भी मुश्किल समुद्र जितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन इस पूरी स्टोरी में एक हिडन एजेंडा है कि मैं जो भी करना चाहता हूं, पूरी सृष्टि उस काम को करने का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। अगर मैं नहीं करना चाहता, मेरा बिल्कुल भगवान पे विश्वास नहीं है, तो उस आदमी के लिए भगवान अपने आप को लुप्त कर देते हैं, छुपा देते हैं। पूरी सृष्टि अपनी ताकत छुपा लेती है। जिसको विश्वास है, जो करना जानता है, जिसे मालूम है कि ये सर्कस का जोकर अगर 10 बार पार कर चुका है तो 11वीं बार भी कर लेगा। जिसको मालूम है कि छोटी सी चिड़िया के लिए जब भगवान आ सकते हैं तो मेरे लिए तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैं और भगवान, मैं भगवान का ही अंश हूं। गीता में ही भगवान ने कहा है। तो माँ में वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन मतलब हमेशा से। माम एव अंशो, मेरा ही एक अंश है जीव। हम भगवान के ही अंश है। तो हमारे, अगर हम कुछ भी डिसाइड करेंगे करने के लिए, तो हमारी सहायता के लिए तो भगवान आएंगे ही आएंगे। ये मेरी श्रद्धा भी है और मेरा विश्वास भी है। तो अगर मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे ये काम करना है, तो कौन मुझे रोकेगा? कोई रोकेगा? अगर मैं ये डिसाइड करता हूं कि मुझे काम करना है, तो मुझे रोकने वाला सिर्फ मैं हूं। अपनी फिल्म का मैं ही राइटर हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं, मैं ही हीरो हूं। अपनी लाइफ की मैं जो स्टोरी लिखूंगा वो दी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोई और मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करने की पावर ही नहीं रखता है। जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे ये काम करना है, सब लोग आपकी सहायता करेंगे। कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप अगर अपने टीचर्स के पास बार बार पूछने के लिए जाएंगे तो क्या वो मना करेंगे? नहीं करेंगे। वो बार बार समझाएंगे, नई नई तकनीक से आपको समझाएंगे, नए नए रेफरेंसेस आपको देंगे, बुक्स के रेफरेंस देंगे, नेट पर बताएंगे कि इस बात को समझने के लिए यहाँ पर आप जाएंगे। घर में आप जाएंगे कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ, घर का कोई आदमी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आराम से बैठ, आराम से पढ़, क्या चाहिए हमें बता। पूरी सृष्टि आपको सक्सेसफुल बनाने में, पढ़ाई में आपके ग्रेड बढ़ाने में, आपको आपके कैरियर को 100% अचीव करने में सब आपकी सहायता करेंगे। जब स्थिति ये है तो हम खुद ही अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं। पर हम क्या रोक रहे हैं? क्या हम रोकना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं ना, हम करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं बड़ी सी बड़ी चीज। अपने हमारे टीचर के कॉर्नर खड़े हों, हमारा फ्यूचर देख के, हमारे पेरेंट्स खुश हों कि हमने इतना इन्वेस्ट किया तो इन्होंने वो अचीव किया जो करना चाहते थे।
जितने भी लोग ऐसा चाहते हैं कि यस मैं वो कर लूंगा जो मैं करना चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। डिसाइड करें आज मैं लिखूंगा और डेली उसे पढ़ूंगा, डेली अपने टीचर के पांव छूंगा, डेली ब्लेसिंग्स लूंगा घर में हर बड़े की। ब्लेसिंग्स भगवान का वो आशीर्वाद है जो हमारे बुजुर्गों के माध्यम से हमारी लाइफ में आता है। हम मेहनत करेंगे लेकिन काम सक्सेसफुल कैसे होगा? ब्लेसिंग से। ठीक है, हमेशा याद रखना, घर से निकलते हुए जिनके घर में भी भगवान है उनके पांव छूकर भगवान से आशीर्वाद लेते हुए हाथ जोड़ करके ही घर से बाहर निकलना। देखिए ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें सामान्यतः कोई नहीं बताता है, बड़े होने के बाद हमें पता लगता है। लेकिन हम भी कभी अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स नहीं बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है। ये अचीवमेंट्स, ये सक्सेस खाली साधन से नहीं मिलेगी, ये ब्लेसिंग से मिलेगी। आज का पूरी इस डिस्कशन का जो निचोड़ है वो यही है कि मैं खुद अपनी लाइफ का क्रिएटर हूं। जिस दिन मैं जो करना ठानूंगा पूरी सृष्टि मेरी सहायता करेगी और उसमें ऐड ऑन होगा मेरे बड़ों का, मेरे टीचर्स का, पेरेंट्स का आशीर्वाद। सिर्फ इतने के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो लॉरेंस स्कूल के 11वीं क्लास के बच्चे, वो जो आज 3 जुलाई को 10 बजे इस क्लासरूम से भी बाहर निकलेंगे, दुनिया की कोई ताकत उनकी सफलता को रोक नहीं पाएगी, बल्कि सारे लोग आपकी सफलता के लिए तालियां बजाएंगे और आप बाहर निकल करके कहेंगे कि देखना चाहते हो मेरी उड़ान, तो पहले जाके ऊंचा करो आसमान। थैंक यू वेरी मच, सबने बड़े पेशेंसली मुझे सुना। मैं रमन बिहारी गौड़िया मठ B3 जनकपुरी से आया हूँ। वहाँ पर हम शनिवार को ये गीता की क्लास लगाते हैं GYF के नाम से, गौड़िया यूथ फोरम। ये बिल्कुल फ्री होती है, 3rd फ्लोर के ऊपर क्लास लगती है, 2 घंटे की क्लास होती है। ये क्लास IIT के PhD किए हुए हमारे प्रोफेसर हैं श्री नीरज शर्मा जी, वो इस क्लास को कंडक्ट करते हैं। यानी एकेडमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और भक्त भी बहुत ऊंचे लेवल के और अपने गुरु के सेवक भी बहुत ऊंचे लेवल के। उन्हीं के अनुगत्य में हम जगह जगह स्कूलों में जाकर के ये मैसेज देते हैं कि गीता के माध्यम से, उसकी शिक्षाओं से आप अपने जीवन को बहुत ऊंचे लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। सफलता बहुत छोटी रहेगी आपके कैरेक्टर के लिए, इतना बड़ा आपका बिल्डअप होगा कैरेक्टर का कि सफलताएं तो छोटी छोटी सी चीजें रहेंगी। जो भी ज्वाइन करना चाहे ये फ्री होता है, आप कभी भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपकी एकेडमिक्स और अच्छी होंगी। पेरेंट्स और बाकी के लोग हमें क्या सिखाते हैं? पढ़ाई पे फोकस करो। अगर सिर्फ यही होता कि किताबें ही पढ़नी होती तो स्कूल में ना ही तो कल्चरल प्रोग्राम्स होते और ना ही गेम्स होते, ना ही आपको टूर पर लेकर जाना होता। ये सब किस लिए है? क्योंकि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। और गीता हमें यही सिखाती है कि एक सफल अर्जुन के जैसा विजेता कैसे बना जा सकता है। गीता से पहले अर्जुन योद्धा थे और गीता के बाद एक महान योद्धा बने, है ना। हमें सक्सेसफुल बनने के साथ साथ महान भी बनना है। हमें वो भ्रष्ट IPS ऑफिसर की बजाय वो ईमानदार हवलदार बनना है। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? B3 जनकपुरी फाउंटेन पार्क के बिल्कुल सामने। ये मत सोचना कि मैं छोटा हूं कैसे जाऊंगा, ये रहा सामने। ये मत सोचना कि पेरेंट्स मना करेंगे, उनको भी साथ लेकर के जाओ, उन्हें भी देखने दो कि आप क्या पढ़ रहे हो। इस स्कूल के जो आपके आज रिजल्ट हैं, जो पिछले साल निकले हैं ना, उसके डबल रिजल्ट आपके आएंगे, क्योंकि वहां आपको सीखने को मिलेगा फोकस, वहां सीखने को मिलेगा सिंसियरिटी और वहां सीखने के नए नए तरीके, क्योंकि हम उनसे सीख रहे हैं जो IIT टॉप किए हुए PhD एकेडमिक टीचर हैं। ठीक है, अगर मेरा संदेश आपको पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इसलिए हमने इतना सब डिस्कशन किया तो हो सकता है किसी के दिल में कोई क्वेश्चन आया हो।
हम अगले 10 मिनट आपके क्वेश्चन सुनेंगे। कुछ भी पूछ सकते हैं, हमने काफ़ी डिस्कस किया है, बहुत सारी इधर उधर की बातें की है, कुछ समझ आ सकती है, कुछ नहीं भी आ सकती है। कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन, नेगेटिव भी चलेगा, मेरा मजाक उड़ाना है वो भी पूछो, चलेगा, कुछ भी पूछो। यही पूछ लो सर बाल कैसे उड़े, कुछ भी पूछो, कहाँ से शुरू करें। हमने डिसाइड तो कर लिया, कॉमर्स भी ले ली, दो बातें हुई हैं, एक या तो सब समझ आ गया और दूसरी इसका ऑपोजिट। चलिए फिर मैं 2 टिप्स दे देता हूं। सबसे पहले अपने टारगेट्स लिख लीजिए। दूसरा चीज, कब अचीव करूंगा, कितना अचीव करूंगा और किस डेट को अचीव करूंगा। टाइम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल का मैच 45 मिनट्स का है, एक गोल होता है, 2 टीमों के बीच होता है। हमारी जिंदगी में 2 लोग होते हैं, एक कहता है करो, दूसरा कहता है मत करो, रहने दे। हमारे अंदर ही 2 लोग हैं, 2 टीमें हैं, देखते हैं जीतेगा कौन। ठीक। दूसरा, अगर हमने टाइम फ्रेम नहीं डाला तो वो सक्सेस कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी आदत होती है आज के काम को कल पे टालना, है ना। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है जब जीना है परसों, है ना। डेट डालना, लिखना, मुझे ये बनना है, इस डेट तक बनना है और इस लेवल का बनना है ना। अपना लेवल भी डिसाइड कर सकते हैं हम, नीचे वाला, मध्यम वाला या टॉप वाला। कोई भी अपना 100% अचीव नहीं कर पाता, तो हमेशा ही टारगेट 120% का बनाया जाता है। ये 20% ऊपर नीचे भी हुआ तब भी मैं 100% अचीव कर लूंगा। अगर मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता हूँ और वही मैंने टारगेट रखा, तो फिर मैंने क्या अचीव किया। 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता हूँ तो मैं टारगेट 150 का रखूंगा, तो मैं अचीव 120 करूंगा। ठीक है, तो टारगेट ऐसे डिसाइड करना। आप सबने इतना पेशेंसली मुझे सुना, मैंने बहुत सारी गलतियां भी की होंगी और आपको बोर भी किया होगा, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो वो सब मेरे गुरुदेव का है और कुछ बुरा लगा तो वो सब मेरा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा ज्ञानवर्धक बातें बताई हमारे बच्चों को, और इनके बैठने के ढंग से मुझे समझ में आ गया था कि ये इतना इंटरेस्ट से सुन रहे थे। क्या मैं सही कह रही हूँ? मतलब कि बाकी में इन्वॉल्व हो गए थे। जब आप आए थे तब उनका बिहेवियर देखिए, और जब 10 मिनट के बाद इनका बिहेवियर देखिए। इन्होंने आज इतना ज्ञान प्राप्त किया कि अगर ये इसमें से थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो लाइफ में सक्सेस तो इनके पीछे ही रहेगा। तो सबसे बड़ी बात जो सर ने बोली है आपको कि आप प्लानिंग करिए, लिखिए, मैनिफेस्ट करिए, इच्छा रखिए, अभिव्यक्ति रखिए, तो वो सारा यूनिवर्स उसे पूर्ण करने में आपकी सहायता करेगा। क्या आपने सारी बातें समझी? और ये बातें जनरली सब टीचर्स और रोज आपको आए दिन बताते भी रहते हैं, आपके पेरेंट्स भी बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें रोज सीखनी चाहिए और रोज हम उससे ज्ञान लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या किसी को कोई डाउट है, कुछ है तो आप सर से पूछ सकते हैं। और अगर ये क्लासेस के बारे में सर बता रहे हैं तो आप ज़रूर जाके देखें कि आपको कैसा लगता है। हो सकता है आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाए वहाँ जाके। फोकस करना, मन लगाना, पढ़ाई से कैसे कनेक्ट होना, संस्कारों से कैसे कनेक्ट रहना, गीता का ज्ञान से जुड़ना, ये सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। और अल्टीमेटली हमें उसी चीज़ में आना ही है, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाए। उसका मापदंड आपको बाद में मालूम चलेगा कि सक्सेस कैसे पे करते हैं। तो एक बार सर के लिए दोबारा से जोर से आप तालियां बजाएं। तो मुझे लगता है कि जैसी वर्कशॉप आज हुई है आप लोगों के लिए आगे भी हम करा सकते हैं। क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? तो सर को उनका जवाब मिल गया कि सर आपने इतनी शानदार आज इनको बातें बताई हैं और आज ये बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। आज बहुत सारा टेक अवे है इनके पास
और उसको संजो के रखेंगे और उस पर काम करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? आप क्या कहेंगे? एक ग्रुप फोटो लेना है, अगर किसी को एतराज नहीं। यहाँ पे आ जाइए।